नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है पूछता इंडिया, जिसमें आप जानते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर जामनगर तक के बच्चे कुछ ना कुछ अपना फिजिक्स का सवाल पूछते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है बताने में। गोरखपुर से आयुष यादव जी ने एक बार फिर से एक सवाल पूछा है। सवाल बड़ा अच्छा है, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनका कहना था कि सर इनके पास दो आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर थे, दो आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर थे। ठीक, आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है मेटल है तो मास भी होगा। तो इन्होंने कहा साहब आइडेंटिकल है इसलिए दोनों का मास सेम है। इनको एक कॉमन पॉइंट से लटका दिया गया है। दो स्ट्रिंग ली और इनको इन्होंने कॉमन पॉइंट से लटका दिया गया। अब देखिए एक खासियत देखिए, स्ट्रिंग की लंबाई L है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनिशियली वो D है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है, स्ट्रिंग है तो उसकी लंबाई होगी, नाप लेंगे, और डिस्टेंस अगर है D होगा। खासियत है, वही सीखनी है, वही आप गड़बड़ करते हैं। कंडीशन दे रखी है कि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। L जो है वो D से बहुत ज्यादा है। इस बात को समझिए आयुष जी। इसका मतलब ये हुआ कि L में जब कभी हम D को जोड़ेंगे या D को घटाएंगे तो चूंकि यह कंडीशन दे रखी है इसलिए आप D को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब अगर हमें D को जोड़ना या घटाना, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर D का गुणा होगा या D से डिवाइड होगा तो क्या हम D को इग्नोर कर पाएंगे? नहीं इग्नोर कर सकते, केवल जोड़ या घटाने में कर सकते हैं। तो ये कंडीशन का ये मतलब था और कुछ नहीं, इसको समझ लीजिए। ये इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते, D रहेगा, यहाँ पे कैंसिल होगा जोड़ने या घटाने में। अब एक सवाल और उठता है, कहने लगे सर अगर D स्क्वायर होगा तब क्या करेंगे? तो कोई घबराने की बात नहीं। ये कह रहा कि L इज वेरी मच ग्रेटर देन D, इसका मतलब D बहुत स्मॉल है और स्मॉल का स्क्वायर कर दोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10⁻² है D। ठीक, अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों यही चीज आपको सीखनी है। अगर ये कंडीशन D है तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो D को इग्नोर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर F दिया हुआ है तो आप क्या होगा कि धरती माता मानेंगे नहीं खींचेंगे। देखिए ये भी मास है, खींच रहे हैं, सब खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ mg लगेगा, एक फोर्स है। धरती माता मास को अपनी ग्रेविटी के कारण खींच रही है तो mg लग गया। तो इस mg फोर्स का एक रेसिप्रोकल लगेगा जिसको आप कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से टेंशन। टेंशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने कहा कि सोती सर ने कहा कि अगर कोई वेक्टर एंगल पे है तो सबसे पहले क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो आप उठा के इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट मिलेंगे इसके, एक इधर और एक इधर। अब आपको अगर एंगल पता चल जाए, तो आपका काम बन जाए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ से एक वर्टिकल खींच दें, दो भागों में डिवाइड कर दें और इसको हम थीटा मान लें तो इतनी चीज हमको मिल जाएगी जो कि D/2 हो जाएगी नहीं आयुष जी? और जैसे ही आपने इसको थीटा माना है तो ये आपका अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा ये पैरेलल है और इसको जोड़ रहा है तो ये इसका अल्टरनेटिव, ये हो गया आपका T cos थीटा और ये हो गया T sin थीटा। इतना काम हो गया। और देखिए एक खेल और भी है, इस मेटल चार्ज को आइडेंटिकल है तो इक्वल चार्ज दे रखा है, यानी कि इसको भी Q चार्ज है और इस पे भी Q चार्ज है। आइडेंटिकल है तो नेचर ऑफ चार्ज भी सेम होगा और सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। इसका मतलब है कि ये इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा इन दोनों चार्ज की वजह से। क्लियर? तो ये थी जनाब आपकी प्रॉब्लम।
का फिगर, अगर फिगर बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी कंडीशन क्या है आगे बताते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि दो आइडेंटिकल थे, उनका मास था, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था जिससे टेंशन आ रहा था, टेंशन को रिजॉल्व कर लिया, चार्ज था तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा था। इनिशियल यहाँ पे इस कंडीशन पे थे। इसको आप नहीं समझ पाए थे कि क्यों दिया गया है L इज मच ग्रेटर देन D। इसका मतलब जोड़ने घटाने में इनको हटा सकते हैं, गुणे भाग में नहीं कर सकते हैं, आगे बहुत जगह काम आएगा। अब देखिए इनिशियली ये कंडीशन थी तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे बैलेंस हो रहा है, यानी T साइन थीटा FE से हो रहा है, और ये बराबर हो जाएगा K Q इंटू Q और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। K तो आप जानते ही होंगे, अरे 1/4πε0। ठीक, ये वाला इससे बैलेंस हो रहा है तो आपने कहा सर T cos थीटा इज इक्वल टू M, बस डिवाइड कर दीजिए, ये उड़ गया। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं, हमारे पास बहुत जगह है, तो ये मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक चीज और उन्होंने बोली है, कहने लगे कि ये जो है वो डिस्चार्ज होने लगा है, ये जो है किसी वजह से ये लोग डिस्चार्ज होने लगे हैं, और डिस्चार्ज का जो रेट है, रेट मतलब समझ रहे हैं, दर, यानी कि समय, किस समय से कहाँ चल रहा है, यानी जो डिस्चार्ज का रेट है वो कांस्टेंट है। यानी इन्होंने कह रखा था कि इतने के बाद जो d/dq है, रेट ऑफ डिस्चार्ज, दिख रहा है बेटा यहाँ पे dq/dt, यस, रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब हो गया dq/dt, dq/dt, ये कांस्टेंट है। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये पूरा अरेंजमेंट था और किसी वजह से लीक करने लगा, जब लीक करने लगा तो क्या होगा, चार्ज बाहर जाने लगा होगा, तो जिस दर से चार्ज बहने लगा इन दोनों में वो कांस्टेंट था। तो कहने लगे क्या बताएंगे, कहीं साहब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फोर्स लग रहा है, तो कुछ ना कुछ ये एक वेलोसिटी से जो है ये पास की तरफ फोर्स कम होने लगा तो एक वेलोसिटी चलने लगेंगे, उस वेलोसिटी का d से, दूरी से क्या संबंध है ये निकालना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, आपने कहा कि ये डिस्चार्ज का जो रेट है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं Q पे, और Q पे पहुँच के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बस हमारा सवाल बन जाएगा। तो ये आपके कॉमन है कि जब एक पॉइंट से आपको लटकाया जाता है दो स्ट्रिंग, तो उसमें इतना काम तो आपको करना ही पड़ता है। अब इसके बाद ही सवाल बनता है। तो इनका सवाल बना था कि साहब ये लीक करने लगे हैं और उनका डिस्चार्ज रेट जो है वो कांस्टेंट है, तो ऐसे में बताइए वेलोसिटी और डी का क्या संबंध है। लीजिए, साइन थीटा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट नहीं, क्यू नहीं कांस्टेंट है भाई, तब क्यू ही तो चेंज हो रहा है, लीक कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है बेटा, मास नहीं बदल रहा है, चार्ज लीक कर रहा है, के कांस्टेंट है ही, जी कांस्टेंट है ये, तो आप कह सकते हैं कि साहब ये क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। साइन थीटा निकालिए, ये आपका थीटा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और आपने कहा कि साहब साइन थीटा हो जाएगा d/2 अपॉन एल। अब कॉस थीटा के लिए आपको बेस चाहिए, बेस निकालना बहुत आसान है। आपने कहा कि सर ये जो विकर्ण है हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर माइनस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी d²/4। तो बेटा कॉस थीटा में निकाल दोगे, ये आपका बेस हो गया L² माइनस d²/4 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बस यहीं पे बच्चा परेशान हो रहा था, इस लाइन पे, इस लाइन, यहां तक सब बच्चे जानते हैं कि साहब ये इससे बैलेंस होता है, ये इससे होता है, कॉमन पॉइंट से जब दो स्ट्रिंग होती हैं, इतना सब बच्चे करते हैं। बस इसको उड़ा दीजिए। अब देखिए d/2 ये बचा,
तो ये क्या हो गया, 4 हो गया एलसीएम। तो आपने कहा ये हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, √4 था जो कि 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए वही कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई, ये वाली जो चीजें समझा रहे थे, L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, और D यहाँ पे क्या है, जुड़ा या घटा है, स्क्वायर भी होगा कोई नहीं फर्क पड़ेगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे D उड़ जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे यहाँ पे आप D को, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा √4l स्क्वायर, जिसको कि आप 2l कह देंगे। बस काम बन गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू, मैं राइट, डी क्यू, और नीचे क्या है आपका 2l। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटा, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, ये आपका स्फीयर जो है उससे जो लीक हो गया है, जिसकी वजह से चार्ज निकलने लगा है, तो लेंथ पे तो कोई असर नहीं पड़ा है, इसकी वजह से इसमें मोशन आ गया, मूवमेंट आ गया, लेकिन जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है वो कांस्टेंट दी है। तो आपने कहा भाई साहब तुम भी गए, कांस्टेंट को हटा देते हैं, ये हो गया, बस बन गया काम आपका। आपने कहा कि सर इसका मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D की 3/2, यहीं तक पहुंचना था, उसके बाद तो ये यहाँ से काम बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम आई राइट। थोड़ा सा मैं एक काम करूं, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं जरा, DQ नहीं आएगा इधर ले लेते हैं, dQ/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt आप जिस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 d, 3/2 -1, 3/2 -1 कितना हुआ, 1/2 इंटू d/dt आप जिस क्वांटिटी, बेटा अगर ये सवाल पूछ रहे हो तो डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, इतना आपके पास दम होनी चाहिए। अगर इस सवाल को सीखना चाहते हो तो d/dt करना आपको आना चाहिए, नहीं तो हमारी बहुत सी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सीख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो ये हो गया आपका इतना, ये बेटा कांस्टेंट हो गया, ये देखिए dQ/dt कांस्टेंट दिया था इन्होंने, ये कांस्टेंट है, इसको आप भूल गए, तो ये हो गया d की 1/2। ये d क्या है बेटा, d आपका डिस्टेंस है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी, d/dt ऑफ d इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इधर ले आइए। तो आपने कहा कि वेलोसिटी को अगर हम इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आइए तो आप कह सकते हैं, और आसानी से सिखा दें आपको, CB/D की 1/2, राइट। C कांस्टेंट है, हटा दीजिए, तो वेलोसिटी उधर ले जाइए, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की -1/2, -1/2, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो रेसिप्रोकल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, माइनस का बनेगा, यानी d इज इक्वल टू -1/2। ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये चलेंगे लीकेज के समय, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये संबंध होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कॉमन वाली, तो ये 2 पॉइंट तक तो आप पहुंचेंगे। इन 2 पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाहता है। यहाँ कह रहा था कि यार ये कांस्टेंट था, तो बताइए, तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यू तक पहुंच जाओ किसी तरह, तो आप क्यू तक पहुंच गए, और आपको रेट निकालना था, कांस्टेंट था, तो उठा के आपने डिफरेंशिएट कर दिया, काम बन गया। देखिए कितना आसान सवाल
था आपका।